सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके ख्याल आ ही गया हुकूमत सिंध को और मसाजिद में नमाज ईद समेत मजहबी इज्तिमात की इजाज़त दे दी है, जिसके ऊपर सख्त पाबंदी होती थी। जुम्मे के रोज़ बिलखुसूस 12 से लेकर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाता था, लेकिन चूंकि मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कुछ इस महीने में, और उसके बाद जो हमने एक सेगमेंट भी किया था, और उसके बाद जो है और फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आने के बाद जो है अब सिंध हुकूमत को रिव्यू में जाना पड़ा अपने फैसलों के हवाले से, और अब फाइनली बताया जा रहा है कि जी हुकूमत सिंध ने मसाजिद में नमाज ईद समेत मजहबी इज्तिमात की इजाज़त दे दी है। खैर, इस पर मजीद में बात नहीं करना, दिल तो चाहता है कि जी बात की जाए, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और फिर उसको कुछ और रंग दे के जो है वो पेश कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है मज़हब का और इबादत का, और उस पर जो है कोई पाबंदी लगाना मैं ये समझती हूँ कि किसी तौर से जो है वो ठीक अमल नहीं था, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कोई किसी की मजहबी इबादत पर पाबंदी नहीं लगा सकता। ये इंसान का अपना अमल है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ सिंध में गवर्नर राज मुतालबे पर बरकरार नजर आ रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन की तैयारी तक हमें वायरस के साथ गुजारा करना है, वज़ीर आज़म कह रहे थे, जबकि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कुछ राय भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की अब फर्स्ट टाइम जो है पहला वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान से जो कि मेज़बानी करने जा रहा है, कि फ़राइज़ अंजाम देने जा रहे हैं। दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल, पूरी दुनिया में उसको भी, उस बात को भी सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ जी हुकूमत का शहबाज शरीफ का नाम ECL डालने में गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ जी FIA ने चीनी स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट आइंदा चंद रोज़ में इमरान खान वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी, ज़रा ये बता रहे हैं। और साथ ही साथ जी एक मामला और जो कि पीपल्स पार्टी ने किया है सिंध के अंदर, जिसको ऑपोजिशन यानी कि भरपूर तरीके से उसमें भी कुछ खामियां कोताहियां बता रही है। और ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब का मैं एक ट्वीट देख रही थी जिस पर उन्होंने कहा, और सईद गनी साहब ने चूँकि एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात की है जी तालीम के हवाले से, क्योंकि वो जब 2 रोज़ कबल जब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए थे मार्केट्स के हवाले से और खोलने के हवाले से, और जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं उनको खोलने के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने स्कूल्स का भी कहा था कि जी स्कूल्स में भी कोरोना नज़र नहीं आता, और एक टॉन्ट भरा उन्होंने उसके तनाजुर में जो है एक ट्वीट किया था। और उसके बाद जी अब उन्होंने जिस तरह से एप्लीकेशन की बात की है, तो वो भी सारी सिचुएशन सामने है। बहरहाल जी इस सारी सूरत हाल पे आज बात करेंगे। ये कुछ मेरे मामला थे जिसको मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले स्टूडियो के साथ पैनल में मौजूद है मेहमान, उनकी तरफ जाती हूँ एंड देन विल आई गो फॉर द फोन कॉल पे जो होंगे उनकी तरफ। बैठे हैं सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साथ ही साथ बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं डॉक्टर लाल चंद हैं, फॉर्मर MNA रहे हैं, इस वक्त MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर लाल चंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब, तो उनसे भी मैं बात करूँगी। क्या ज्वाइन कर लिया उन्होंने अभी? अच्छा ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ख्वाजा भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने एक ट्वीट भी किया, वो स्क्रीन पे भी अभी हमारी चल रहा था, मैं देख रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे थे सिंध में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से सो फार जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुतमईन नज़र आती है, अपोजिशन में बैठी हुई ना MK में नज़र आ रही है, और ख़ासतौर पर बिलखुसूस एजुकेशन के हवाले से जो आपने कहा, क्या कंसर्न है आपका इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कोरोना के आगाज़ से जब गवर्नमेंट ने कुछ इक़दाम किए तो हम सब ने उनको हिमायत की, सपोर्ट की। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल 12 साल की उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो वो तो में कोई तबका अभी मुतमईन नहीं है। आपने मौजूदा हालात में देख लिया कि सियासी जमातें गैर मुतमईन हैं, कारोबारी तबका गैर मुतमईन है, 10 लोग गैर मुतमईन है,
उलमा गैर मुतमईन है, असातिज़ा गैर मुतमईन है, खास तौर पे मजदूर रोज कमाने वाला भी गैर मुतमईन है। ये पॉलिसी जो है ना, ये सिर्फ मीडिया की हद तक ऐसा लगता है कि ये कोई पीपल्स पार्टी प्रोमो पॉलिटिक्स है, ये आवाम के मुफाद में तो कुछ भी नहीं। अब जो एजुकेशन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी तो वो 2-3 हमारे कुछ IT के इन्वेस्टर्स के बेचारे प्रोफेशनल, उन्होंने फिर हुकूमत को ऑफर की, क्योंकि मुझे मालूम है वो कौन लोग हैं। दूसरा फिर उन्होंने ये पूरी एप्लीकेशन बना के दी। जी फिर हुकूमत का इसमें एक ढेला खर्च नहीं हुआ और मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जी अब आप बताएं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ओ लेवल और ग्रामर के बच्चे तो चलो, क्या ये बात मिनिस्टर को पता है कि सिंध में कितने घरों में स्मार्टफोन मौजूद है और जो क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों तक अवेलेबल है, ये उनके पेरेंट्स उनको ये फोन मुहैया कर सकते हैं? क्या ये हुकूमत को पता है कि सिंध में खास तौर पर कराची में क्या ऐसा डेटा इनके पास मौजूद है कि कितने बच्चे इस इंटरनेट को, वाईफाई को, केबल को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इनके पास ये डेटा मौजूद है सही कि जहाँ जहाँ पर इंटरनेट है क्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या इनको ये बात मालूम है कि कराची में 2-2 कमरों के फ्लैट में 4-4, 5-5 नफूस पर अपनी फैमिली रहती है, उस बच्ची को क्या वो कोई अलग कमरा मिलेगा जहाँ पर बैठ के वो IT की क्लासेस लेगा? एक इंतहाई अहमकाना, एक इंतहाई गैर नाफिजुल अमल, इम्प्रैक्टिकल और बेवकूफ़ाना किस्म का ये ऐलान था। मैं समझता हूँ ये नाकाम है, बल्कि तालीम का बेड़ा गर्क है। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात, यहाँ तो असातिज़ा को अंग्रेजी में दरखास्त खिदमत पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं आता, वो असातिज़ा को उस एप्लीकेशन के ऊपर जाकर क्लास 4, 5, 6, 7 के बच्चों को, जो कि गवर्नमेंट के बच्चे हैं, जो कि चंद 100 रुपए सालाना पे पढ़ते हैं, उनको माशाअल्लाह से एप्लीकेशन के जरिए तालीम देते हैं। सही तो ठीक। मैं इनकी तजवीज़ को न सिर्फ मुस्तरद करता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम बेवकूफ़ बनाने वाली कोई स्कीम है। और जो IT एक्सपर्ट प्रोफेशनल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, मैं उनके जज्बे को सराहता हूँ कि उन्होंने हुकूमत को कुछ बना के दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपसे एक सवाल बस और करूंगी। पहले मैं ज़रा लालचंद साहब की जाबिर, तो हुकूमत सिंध ने ये जो एप्लीकेशन की बात की और सेनेटर सईद गनी साहब ने जिस तरह से बात की, खैर अब तो वो मिनिस्टर हैं आपके एजुकेशन के, आप ये जो बात कह रहे हैं ख्वाजा ज़ाहिर हसन साहब, चूँकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बात करें, क्या वो मिनिस्टर साहब को नहीं पता वो हालात जो इस वक्त सिंध के हैं? और सही बात भी कर रहे हैं कि जो सरकारी सतह पर जो बच्चे हैं उनके पास वो एक्सेस ही नहीं है, इंटरनेट का, स्मार्टफोन्स का एक्सेस नहीं है, अच्छी खासी आबादी है, तो फिर इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का क्या मकसद है? मेहरबानी रिदा सैफी। हाँ। एक्चुअली हमारा भाई ऑनरेबल इज़्ज़त करता हूँ मैं ख्वाजा इज़हार भाई की, ऐसे बयान कर रहा है कि जैसे सच बताऊँ कि कोरोना वबा पाकिस्तान पीपल पार्टी लेके आई है। ये एक इंटरनेशनल वबा है, इस वबा से जान छुड़ाना सब, हम अपोजिशन या गवर्नमेंट सबका साथ, एक दूसरे का तावन करेंगे, साथ देंगे तो जाके इससे जान छुड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है। पहले दिन से लेके सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, और मेरे ख्याल में इधर जो सिंध गवर्नमेंट में अपोजिशन का रोल जो रहा है वो किसी से ढका छुपावा नहीं है। सियासत कर रहे हैं, सियासत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूँ, थोड़ा मैं बयान करूँ। जिस तरीके से आज असेंबली में स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया था, लेकिन फिर महसूस किया कि शायद इस हालात में इजलास नहीं हो सकता है। उनके पास एक स्पीकर के पास एक अपना आईनी हक है, तो वो अब इनके पास पता नहीं क्या ये स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं। स्पीकर एक गैर सियासी होता है, तो उसने अगर ये ऐलान करने के बाद ये महसूस किया कि हमारे पास इतनी शायद अभी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है, हो सकता है ऐसा नहीं हमको इजलास करने के बाद कुछ देना पड़ जाए, ऐसा नहीं कि MPA खुद मुब्तला ना हो जाए, कुछ MPA को वायरस हुआ है तो इजलास पोस्टपोन कर दिया, अर्जेंट कर दिया। तो उसके बाद जिस तरीके से आज
असेंबली में अपोजिशन ने मिलके जुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हंगामा किया है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि आप कोरोना की वजह से ये सियासत क्यों कर रहे हैं? आप किसके इशारे पे खेल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं? हमको कोरोना से जंग लड़नी है, कोरोना का मुकाबला करना है, तो लाजमी आप हमारे साथ तावन करेंगे तो मिलके जुल के छुटकारा करेंगे ना। बाकी रही एजुकेशन की बात, वाकई इज़हार भाई तो सही कह रहे हैं कि इतनी हमारे पास सरकारी सतह पे यहाँ पे जो इधर यहाँ पे तबका है उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है जो हम एजुकेशन पे ऑनलाइन सिस्टम कर सकें, लेकिन फिर भी मिनिस्टर ने दिया है कि हम कोशिश कर सकते हैं इस पे। जैसे पहले हमने सिंध गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया था, हो सकता है ईद नमाज भी हमको मस्जिद में न पढ़ना पड़े, बाहर पढ़ना पड़े, लेकिन वक्त और हालात को मद्देनजर रखकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जगहों पे इजाज़त दी है। तो आज सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि मस्जिद और जुमे की नमाज हम मस्जिद में पढ़ सकते हैं और ईद की नमाज भी हम मस्जिद पढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से मेरा कहने का मतलब कि इसको सियासी इशू नहीं बना है। ये हम आवाम को, हम जिस चैनल पे जाते हैं देखो क्या होता है, सिर्फ ये है कि आवाम क्या समझे कि शायद गवर्नमेंट की, तो वो ये और कह रहे हैं ना कि सिंध गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि अगर वो काम करे अपना तो फिर सियासत करने की जरूरत देखो ना काम, है। देखो काम, मैं तो कह रहा हूँ काम करने की, क्या सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है? पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है सारे। देखो सुप्रीम कोर्ट की हम भी इज्जत करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है तो हमने भी उसके तहत और काफी उन्होंने रूल्स खुलवाया कारोबार भी, वरना ठीक आप है। लोग तो डेडलॉक करके बैठे हुए थे ना। आप लोग की ताजरों से बन रही थी ना, आपकी उलमा कराम से बन, हर जगह आप लोगों ने ना वफाक से बनी, हर तरफ एक सिंध गवर्नमेंट का ही क्यों डेडलॉक क्रिएट हो गया है? देखो रिदा, ये कोरोना ट्रांसपोर्ट मजाक में भी हो नहीं गया, है, ट्रांसपोर्ट में भी हो कोरोना गया यहाँ एक तक कि। खेल नहीं है। हमने तो शुरू से देखे ये क्या कि हम इतना लॉकडाउन कर रहे हैं कि 20 डेज या 25 डेज कि कोरोना को रोक सकते। क्योंकि इसका क्या है, इसके रोकने का हल क्या है? इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसके लिए ये हमें करना है लॉकडाउन। लेकिन उसका लोगों ने गलत प्रदर्शन दिया और वफाक ने जिस तरीके से गेम खेली और जिस तरीके से पहले दिन से लेके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुखालफत की, लॉकडाउन की मुखालफत नहीं की, एक स्टेटमेंट नहीं दी वफाक ने। लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जज्वी लॉकडाउन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आप क्या लोगों को कह रहे हैं? तो शुरू से लेके अब इसको क्या है कि पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो ये ऐलान किया, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं एक मिनट यासीन आजाद साहब की तरफ मैं आऊंगी। यासीन आजाद साहब, मुझे सिर्फ आप इन शॉर्टली थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दें, क्योंकि आज ऑपोजिशन सिंध के अंदर बड़ी नाला भी है हुकूमत के साथ, और दूसरा ये भी चूंकि आप लीगली भी चीज़ों को देखते हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी आपकी एक्सपर्टीज बहुत है, मुझे थोड़ा सा ये भी बता देना कि जो बार बार आज ये कहा जा रहा है सिंध असेंबली में, खासतौर पर फिरदौस शमीम साहब आज ये कहते हैं कि गवर्नर राज का मुतालबा किया जा रहा है सिंध में, ये ह्यूमनली पॉसिबल है? आई मीन कानूनी पॉसिबल है? हम देखते हैं आईनी और कानून की रूह से क्या ऐसा हो सकता है, सिंध में गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है, मेरे नज़दीक ये एक ऐसा इशू है जिस पे फेडरल गवर्नमेंट हो या चारों सूबाई गवर्नमेंट हो, उनको मिलजुल कर स्टेप उठाना चाहिए था, जो वो नाकामयाब रहे, नहीं उठाया। ख्वाजा एजाज साहब को मैं दिल से इज़्ज़त करते हुए एक बात कहता हूँ कि आज आप मरकज़ में हुकूमत का एक हिस्सा हैं, तो मुझे ये बता दें कि जो फेडरल सिंध गवर्नमेंट पे आप नुक्ताचीनी करते हैं कि वो फेल हो गई, कुछ काम नहीं कर रही, तो मैं ये सवाल करने में आग बजानुम हूँ कि आप मुझे बता दें कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, या उसके कौन से काम अच्छे हैं जहाँ आप वहाँ सपोर्ट करते हैं और सूबाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मरने वालों के एतबार से देखें तो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मौत पेशावर में हुई है, KPK में हुई है। तो पेशावर वो सूबा है जिसमें PTI की गवर्नमेंट पिछले 7-8 साल से है। तो दूसरों को तो वो ये कहते हैं कि आप नालायक हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं दौड़ाते? पंजाब गवर्नमेंट है जिसके वज़ीर आला को ये भी पता नहीं है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो KPK पे नज़र क्यों नहीं डालते, वो बलूचिस्तान पे नज़र क्यों नहीं डालते? क्योंकि इन 3 सूबों में PTI की हुकूमत है और सिंध के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, लिहाजा पॉलिटिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको ये सूबा इसलिए हज़म नहीं हो रहा कि जिस तरह वो 3 सूबों में कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से वो सूबा सिंध को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जो आपने लीगल क्वेश्चन मुझसे किया कि गवर्नर राज का डिमांड आज PTI ने नहीं किया,
इससे पहले भी किया था। मैं हैरान हूँ कि अगर कोई MPA जिसका तल्लुक पार्लियामेंट से है, सूबाई असम्बली का वो इलेक्टेड मेंबर है, क्या उसको इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो इनका आर्टिकल 232 पढ़ ले, 233 पढ़ ले, 234 पढ़ ले कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किन हालात में गवर्नर राज नाफज हो सकता है, किन का नहीं है। मेरे नज़दीक जो ये आर्टिकल्स हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को बगौर अगर जायज़ा लें, पढ़ लें, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सिंध के अंदर नहीं है जिसमें गवर्नर राज की ज़रूरत हो। ठीक है, मैं जरा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की जानिब जाऊँ। ख्वाजा भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। अच्छा, आपने सुना होगा यासीन साहब ने एक तो सवाल आपसे कर दिया है, दूसरा मैं ये भी यही सवाल मेरा आपसे होने वाला है कि जो सिंध असेंबली में अपोजिशन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, क्या आप लोग उसके साथ हैं उस मुतालबे के? लेकिन पहली चीज तो नदी में दोनों जमातों में गवर्नर राज का तजुर्बा था, पार्टी की कोई माशाल्लाह गवर्नर राज के ये भी बड़े हिमायती और तरीके रहे हैं, इनके दौर में भी गवर्नर राज कर रहे हैं। लेकिन एलसीएम चाहे वो 97 का होता हो, चाहे वो पंजाब का गवर्नर राज हो, गवर्नर राज की हिमायत नहीं करती। एलसीएम की इसमें अपनी एक कानूनी जमहूरी पोजीशन है। हम गवर्नर राज के हामी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149(3), 149(4) ऐसी क्लॉजेज मौजूद है जिसमें विफाक सूबे से जवाब तलब कर सकता है। जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर ने असेंबली का इजलास क्यों मौखर किया, तो मेरे भाई को शायद पता ही नहीं है कि इस इजलास से पहले पॉलिसी लेवल पे मीटिंगें हुई हैं जिसमें अभी था ये तय हुआ कि जी आगे आएंगे, आगे नहीं आएंगे, कितना लिमिट तय हुआ, की तादाद तय हुई और उसके बाद ये इजलास रखा गया। अगर इजलास नहीं भी रखना था तो दोबारा वो मीटिंग हो सकती थी, दोबारा हुकूमत हमें इस्तेमाल में ले सकती थी। फिर ये क्या बात है कि इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी और PMLN के सारे MLA मौजूद हैं पार्लियामेंट में इजलास करने के लिए, जो जहाजों से बच के जा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, जहाज के जहाज भरे जा रहे हैं, स्पेशल फ्लाइटें खुलवाने का मुतालबा कर रहे हैं। और सिंध असेंबली के अंदर सिंध असेंबली को दूसरा सिंध असेंबली भी तो इसी मुल्क के अंदर है। फिर एक और अहम तरीन बात ये मेरे आखिर में जो भाई साहब ने फरमाया, मेरे भाई मेरा ख्याल है कि मैं असेंबली की बजट और उसके ऊपर अगर मैं आपको जवाब दूं, आप दे देना विभाग को 500 अरब रुपए का महकमा सेहत, मैं नहीं पूछूंगा पीपल्स पार्टी से। आप दे दें महकमा तालीम, मैं नहीं पूछूंगा। आप दे दें सारे के सारे अस्पताल। लेकिन मसला ये 28 के बाद मेरे शहर से 250 अरब रुपए सूबाई दिए, तो मैं सवाल पहले सुबह से करूंगा। मैं विभाग से क्यों सवाल करूंगा कि अस्पताल विभाग के अंदर है, कि डॉक्टर विभाग के अंदर है, कि दवाइयां विभाग के अंदर है? ये सारी की सारी तमाम के तमाम चीजें तो आपके पास है, सूबे के पास है। आप कैसे कर सकते हैं विभाग से मैं सवाल करूँ? भाई देखो विभाग को आप 18वीं तरमीम में दे दें। हमने विभाग में, मैं आपसे कह रहा हूँ, हुकूमत से कहते हुए विभाग के खिलाफ हंगामा कर देंगे। बात करें उसूल की, बात करें और लॉजिक के साथ, दलील के साथ। और फिर आखिर में मैं कहूँगा, देखिए इंसानी जान सबके लिए पूछती है, लेकिन जिम्मेदारी या तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की या चीफ मिनिस्टर की जी। मेरे सूबे के अंदर अगर माशी तौर पर इस शहर को, ये कोई चाइना नहीं है कि वुहान को संभाल दे, ये कोई स्पेन और इटली नहीं है, ये शहर की बदनसीबी है कि सैकड़ों अरब रुपए सूबे को और हजारों अरब रुपए विभाग को देकर न विभाग इस शहर को संभाल सकता है और सूबे ने भी इसको लावारिस छोड़ा हुआ है। किस बुनियाद पर 18वीं तरमीम का नारा लगाते हैं, किस बुनियाद पर यहाँ से मेरे 250 अरब रुपए आप लेते हैं? इस साल मैं आपको बता रहा हूँ 300 से ज्यादा, 300 अरब से ज्यादा कराची शहर के पास ही टैक्स देंगे सूबाई हुकूमत को। तो मैं आपसे वेंटिलेटर ना पूछूं, मैं आपसे हिसाब ना पूछूं, जब इस शहर को पाल नहीं सकते तो फिर इस शहर पे हुकूमत करने सवाल क्यों करते? ठीक है ख्वाजा ज़ाहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने की, और जाहिर सी बात है 300 अरब से ज़ायद का जो है वो टैक्स देने जा रहे हैं सूबे को, और 250 अरब तक का दे चुके हैं सूबे सिंध को, हुकूमत सिंध को, यहाँ से कराची से। और वो जो बात कर रहे हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कर रहे हैं, तो इसीलिए 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ, एजुकेशन सूबे के पास है, इसलिए सूबे से सवाल किया जा रहा है। और वफाक का भी उन्होंने कहा कि उसकी भी जिम्मेदारी है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वफाक बरी जिम्मा है। मैं इसका जवाब लेती हूँ आके, लेकिन एक ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब से कुछ देर कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक की तरह हमारे यहाँ कोरोना इतनी तेज़ी से नहीं फैला है। बिफोर गोइंग फॉर माई क्वेश्चन विच आई हैव एक्चुअली थ्रू ब्रेक पे जाने से पहले, मैं उस पे जाने से पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि वक्त भी ख़त्म होने की तरफ है शो का, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब अपने मेहमानों से लेने। यासीन आज़ाद साहब, अभी इस वक्त जैसे कि आप सुन रहे थे खिताब भी जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, आप समझते हैं कि जिस तरह से वो बता रहे थे, और आपको कैसे लगा कि ये तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ से बैठ के खिताब किया, और जिस तरह से वो बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, ऐसा माजी में हमने नहीं देखा कि कभी किसी जो है वो लीडर ने पाकिस्तान के इस तरह से बात की हो। पहली बात यह है कि माजी में जो ये वायरस पहले आया नहीं था, और कोविड-19 की कोई कॉन्फ्रेंस इससे पहले हुई नहीं थी। वैसे तो होती रही सुने है, तो सुनना सुन लें, आप हाँ। आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो वो तो हुआ नहीं। अच्छा, आपने जो यहाँ खिताब किया, मैंने 5-7 मिनट का खिताब मैंने जो सुना है, आपके खिताब में वो तमाम बातें वही हैं जो एवरी डे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से मैं सुनता हूँ कि हम गुर्बत है, हमारी गुर्बत है, हमारे यहाँ बीमारी फैली नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो पहले दिन से ही चाहता है कि पाकिस्तान में ये कोरोना की बीमारी में लोग इतने कम क्यों मर रहे हैं, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, नहीं एलिगेशन नहीं है, मैं उनकी स्पीच के हवाले से बात करता हूँ, स्पीच के हवाले से। सवाल ये बताता है, अभी भी उन्होंने यही जुमला बोला कि हमारे यहाँ ये वायरस इतना तेज़ी से नहीं फैला जितना दूसरे ममालिक में फैला। क्या मतलब आप चाहते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से फैले? कंट्रोल में है सिचुएशन, अंडर कंट्रोल है? कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल इसलिए कि लोगों की जो हालत हो रही है, आपके यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ज़ीरो है। कराची की 2 करोड़ आबादी में अभी मेरे ख्याल में 80-90 हज़ार आदमी को आप टेस्टिंग नहीं की आपने। पंजाब की 11 करोड़ की आबादी में बड़ी मुश्किल से 1 लाख के करीब लोगों को टेस्ट किया। ये बीमारी का तब आप कहना कि हमारे यहाँ कम है, कि आपके यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती, लोगों को टेस्ट करते, तब लोगों को पता चलता कि कितने लोग कोरोना के पेशेंट हैं और कितने नहीं हैं। अच्छा। नंबर 2, ठीक है, आपके पास जो बीमारी बढ़ती जा रही है, आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, लोग चलते चलते मरते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट का कोई इलाज आपके पास नहीं है। और एवरी डे मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अपने इलेक्टेड कम होते हैं और अनइलेक्टेड लोगों की एक टीम बैठ के तमाम मीडिया पे आ जाते हैं, और 24 घंटे उनकी स्पीच इतनी लंबी चौड़ी होती है कि यकीन करें कि मैं डेली जब टीवी खोलता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक ही किस्म की बयानात, चाहे मिनिस्टर हों या वो हों। आप ये बता दें कि आप दावा करते हैं कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी से है, आपके पास MNA भी हैं, MPs भी हैं, आपके पास आज 19 अनइलेक्टेड लोग, वो लोग जो ड्यूल नेशनलिटी वाले हैं। हमारा आइन का आर्टिकल 62-63 ये बताता है कि ड्यूल नेशनलिटी वाला आदमी पाकिस्तान में इलेक्शन में नहीं लड़ सकता, वो नेशनलिटी छोड़ेगा। आपने किस कैपेसिटी के अंदर ड्यूल नेशनलिटी वालों को लाके बैठाया हुआ है? और ड्यूल नेशनलिटी वाले का मुझे वो वक्त याद है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि ताहिर अल कादरी को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप ये बता दें कि आप कनाडा से यहाँ आते हैं, आपके पास कैनेडियन नेशनल सिटीजनशिप है, क्या आपने वहाँ कनाडा की हुकूमत से वफादारी की कसम नहीं उठाई हुई? ताहिर अल कादरी ने कहा हाँ उठाई हुई है। तो उन्होंने कहा हम कैसे प्रिज्यूम कर लें कि जब आप यहाँ आते हैं तो आप मब्बे वतन होंगे, आप कनाडा से आपकी हमदर्दियाँ नहीं होंगे। ये 18-19 आदमी जो बाहर अमेरिका से और दुनिया भर से ला के ओवरसीज पाकिस्तानी बैठाए शौकत अजीज़ की तरह। शौकत अजीज़ भी प्राइम मिनिस्टर बन के आया था ना, वापस प्राइम मिनिस्टरशिप। ये जितने हैं ना, ये सारे के सारे जिस दिन गवर्नमेंट ख़त्म होगी ना, इनके वेयर अबाउट्स का ही पता नहीं चलेगा, और फिर इतने स्कैंडल सामने आएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट में आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को राय दें, वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे महकमे हैं जिसमें हज़र सरबस्त जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, वो सिविलियन महकमों में आके चार्ज टेक ओवर कर रहे हैं। क्यों? यह फौज का ये काम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप देखें, हम जश्न नहीं बनाए। मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यकीन करें कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है। ये पाकिस्तानी कौम खून के आंसू रोएगी, तबाही और बर्बादी की तरफ अब चले गए हैं। वापसी इन चीज़ों को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं। और अभी जो कुछ उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा, वो वही कुछ कहा
जो आज से एक हफ्ता पहले असद उमर ने प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस में किया आप था। समझ रहे हैं कि कोई नई बात नहीं की। कोई मैं नई लालचंद बात साहब आपकी जानिब आती हूँ। इन मीन वाइल मुझे हलीम आदिल शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, MPA हैं, और उनको भी खुशामदीद कह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हलीम आदिल शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपसे आपकी तरफ आ रही हूँ, आपसे सवाल करूंगी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैं जरा लालचंद के यहाँ बैठे हैं, उनसे जरा एक जवाब बस ले लूँ। आपने कैसा देखा? अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे, आपको नहीं लगा कि वजीर आजम साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और अपनी पॉलिसीज को बड़े बेहतर तरीके से वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो कि वो कह रहे हैं अगर 1 हफ्ते से भी या 1 महीने से, वही चीज़ को आगे उन्होंने नैरेटिव को स्ट्रांगली बिल्ड किया है। जिस दिन वज़ीर आज़म ने ओथ उठाया उस दिन से आज सिर्फ कॉन्फिडेंट ही रहा है बस। कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आया कि आज वो कोविड-19 के हवाले से कोई भी आज भी 5-7 मिनट मेरे ख्याल में आवाम का ख़राब किया है, कोई नई बात तो आई नहीं। यही 7-8 दिन पहले असद उमर ने बोली। आपका काम है कि पाकिस्तान में चारों प्रोविंस को इकट्ठा करके कोई सूबों की सतह पे, कोई सूबाई सतह पे कोई इंस्ट्रक्शन दें, कोई पॉलिसी बनाएं। कोई नहीं है, सर वही रोना, वही धोना, वही बात पुरानी। कोई भी, मुझे आज भी कोई ऐसी नज़र नहीं आई। वो ये है कि वाकई यासीन साहब की बात सही कि उसको ये है कि अमवात कम हुई है। ये तो अल्लाह का करम है जो हमारे पास कुछ अमवात कम हुई है, वरना कोरोना वायरस ये मजाक नहीं है। जिस तरीके से हमारे चारों सूबों में डे बाय डे केसेस बढ़ रहे हैं, अल्लाह खैर करे भाई, हमारे पास कंट्रोल ही हम नहीं कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी बात आके नहीं बोली है कि हम इसके लिए किस तरीके से तैयार हैं। हाँ, टाइगर फोर्स बनाई है, टाइगर फोर्स ईद के बाद काम करेगी, पता नहीं क्या करेगी। क्या जंग लड़नी है क्या टाइगर फोर्स? क्या इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने जाएगी क्या? हमारे पास और काम नहीं है। और दूसरी बात, क्या मावन खुसूसी आके यही 7-8 बंदे हैं, क्या उनके पास इलेक्टेड मेंबर नहीं है? नए मावन खुसूसी डेली तब्दील होते हैं, वो आके मीडिया पे बोल देते हैं। कोई भी एक मुझे बात नहीं है कि यूरोप तो मैं ममालिक की तरह हमारे कोरोना वायरस तेजी से नहीं फैला जो वजीर आजम साहब कह के गए। नहीं मावन, ये तो वजीर आजम की कोई है क्या ऐसी बात जो उसकी वजह से नहीं फैला है? ये तो मालिक का करम है। हमारे पास अमवात कम हुई है, उसका मतलब हुकूमत वफा की तरफ से आपने देखा है कि क्या। देखो, वफा की पहले दिन से वफाक ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किए। अगर शुरू से लेके वफाक अगर करती तो आज हमको ये दिन भी देखने नहीं पड़ते। ये सिंध हुकूमत की वजह से फिर भी कुछ हमने सिंध में कंट्रोल किया है, अदरवाइज ये वफा के कहने पे चलते तो ये काम नहीं होता और ज्यादा बढ़ जाता। पूछ लेते हैं ना, हलीम आदिल शेख साहब से पूछ लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बड़ा अच्छा खिताब किया भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ देर कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से, लेकिन ऑपोजिशन समझ रही है कि ये वही पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नई बात नजर नहीं आई, या कोई नयापन नहीं था, या कोई तजवीज नहीं थी ऐसी जो कि वजीर आजम साहब को देनी चाहिए थी जब इतना बड़ा मौका मिल गया था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हलीम आदिल शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, चले हम कोशिश करें कि राब्ता मेरे ख्याल में इसकी आवाज नहीं आई। इसको हलीम आदिल के पास कोविड-19 को खत्म करने की कोई नहीं है। लेकिन ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट के मुखालफत, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो काम कर रही है उसके ऊपर ये बस गालम गलोच, और इनके पास मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी नहीं है, न प्रोविंस में है। अपोजिशन का क्या काम है कि ठीक है आप नुक्ताचीनी करो, जो काम नहीं हुआ है उसको सिंध गवर्नमेंट को आप रियलाइज कराओ कि सिंध गवर्नमेंट ये काम नहीं करने जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको डाइवर्ट करे, कोविड-19 को डाइवर्ट करके 18 अमेंडमेंट पे लेके आ रहे हैं, गवर्नर राज की तरफ लेके आ रहे हैं। ये कहाँ जा, अब ये आज का वक्त ये इजाजत देता है? हम कोरोना की वबा में हैं, पूरी दुनिया कोरोना की वबा में, उससे कैसे हम निजात दिलाएं और जाके 18 अमेंडमेंट का इशू लेके आते हैं। गवर्नर आज, क्या गवर्नर आज कोरोना-19 खत्म करेगी? तो मुझे खुदा कसम शर्म आ रही है जिस तरीके से आज इनकी बातें चल रही थी। अच्छा, और वफा के जो इनके मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट अलग जा रही है, वो कोई भी नहीं कह रहा है कि गवर्नर आज होना चाहिए। और सिंध में आज शमीम ने और उसने अपना अली मादन या किसी और ने क्या बोला कि फौरन गवर्नर आज होना चाहिए। ऐसी कयामत आ गई। और कोरोना आने के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास ये है कि आप
कोरोना की निजात दिलाने के लिए करो, या गवर्नर राज का आपको क्या इंटरेस्ट है? ये क्या है कि इनसे काम होता नहीं है, ये सिर्फ केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इनसे खुद काम नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हमको पूरा टाइम हम आपको दे रहे हैं, हम आपको 5 साल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप वफाक में बैठ के कौम के लिए काम करो। इमरान खान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामाबाद के नहीं हो, पीटीआई के नहीं हो, आप पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, अवाम के लिए काम करो। ठीक है, अवाम के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लालचंद आपका, यासीन आज़ाद साहब आपका। जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म साहब का खिताब बीच में आ गया तो वक्त की कमी के बायस हम दोबारा से नहीं रब्ता कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से, क्योंकि वक्त कम है और हमें अपना प्रोग्राम ख़त्म करना है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।